5 अनाथ बेटियों का सोने का गाउन। अनुराधा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ी होती है। वह कैंसर की मरीज थी और ये बीमारी उसको बहुत समय से थी, लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो अपना कभी इलाज ना करवा पाई। ये उसकी तीसरी स्टेज थी और वह बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आखिरी सांस ले रही थी, जिसमें वह अपनी 5 बेटी में से सबसे बड़ी बेटी आंचल से कहती है, बेटी, ये वक्त कब खत्म हो जाए। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी इस गरीब माँ को कभी मत भूलना, और जाने से पहले मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। कैसा वादा माँ, और आप कहाँ जाने वाली हो? आप हमें छोड़कर कहीं मत जाओ, आपके बिना हमारा क्या होगा? बेटी, मेरे जाने के बाद अपनी चारों बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। उनका अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा, और तुम उन चारों से बड़ी हो, तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगी। करो, मुझसे वादा करो। हाँ माँ, मैं अपनी बहनों का हमेशा ख्याल रखूंगी और उन्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। आंचल के इतना कहते ही उसकी माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। इसके बाद गांव के सभी लोग ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। गांव वाले मिलकर बेचारी अनुराधा का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अंतिम संस्कार होने के बाद शहर से उन 5 अनाथ बहनों के मौसी और मौसा आते हैं। इन बेचारी 5 बेटियों के साथ बहुत बुरा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कहते हो। मुझे भी इन 5 के ऊपर बहुत तरस आ रहा है। इन 5 का इनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इन्हें अनाथ नहीं होने दूंगा। मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी पीछे से प्रमोद की पत्नी केसरी उसका हाथ जोड़ से पकड़कर उसके कान में गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन अनाथ लड़कियों को अपने घर ले जाने की? अरे तुम्हें सुकून से रहना नहीं है क्या? तुम्हारी पहले ही 3 औलाद और हैं। अरे उन्हें संभालोगे या इन 5 उल्टा को संभालोगे? अगर तुम इन 5 को अपने साथ अपने घर लेकर चले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ बैठे गांव के कुछ लोग और मुखिया उनकी सारी बातें सुन लेता है। गांव के सभी लोगों को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वहीं मुखिया अपनी वाहवाही करवाने के लिए गांव वालों से कहता है, बेचारी बेटियों के सर पर छत तक नहीं है, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं हूँ। मैं इन 5 को अपने घर ले जाऊंगा और उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करूंगा, और इन्हें माँ और पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मुखिया की ये बात सुनते ही गांव के सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद मुखिया अपनी गाड़ी में उन 5 बहनों को बिठाकर अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां वो 5 बहुत खुश होती हैं। लेकिन उन्हें अपने आगे के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। मुखिया के घर पहुंचते ही मुखिया की पत्नी मुखिया से कहती है, ये रास्ते का कचरा अपने घर पर क्यों लेकर आ गए? कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कौन इन 5 के ऊपर पैसा फूकेगा? अरे भाग्यवान, पैसा फूकने के लिए नहीं, इन्हें तो पैसा बचाने के लिए इस घर में लेकर आया हूँ। अब जितने भी नौकर हैं उन्हें आज से ही काम से निकाल दो। आज से हमारे घर में नौकरों का सारा काम ये 5 लड़कियां संभालेंगी। ये सुनकर दुर्गेश्वरी भी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सभी नौकरों को काम पर से निकाल देती है और अगले दिन से सारे घर के काम उन बेचारी 5 लड़कियों से करवाती है। घर के सारे काम करके वो 5 बेचारी बहुत ज्यादा थक जाती हैं और इसी के चलते उन्हें बहुत भूख लगती है। आंचल दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है सुबह से, हम सिर्फ काम ही कर रहे हैं। तुम चारों यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आंचल जैसे ही रसोई में जाकर खाना परोसने लगती है, वहाँ पर दुर्गेश्वरी आ जाती है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। क्या री, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे भोजन को हाथ लगाने की? अरे तुझे क्या लगा कि तुझे यहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे? बेचारी आंचल रोते हुए कहती है, मेरी चारों बहनें भूखी हैं, बेशक मुझे खाने के लिए मत दीजिए, उनके लिए खाना थोड़ा सा दे दीजिए। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए रात का खाना है मेरे पास, रुक जा, अभी देती हूँ तुझे। रात की सूखी रोटी पड़ी होती है। दुर्गेश्वरी वहीं आंचल को पकड़ा देती है, जाकर ठूस ले इन रोटियों को। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद आंचल रूखी सूखी रोटी लाकर अपनी चारों बहनों को खिला देती है।
अब इसी प्रकार रोजाना उन बेचारी 5 अनाथ बहनों को रूखी सूखी रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन मुखिया की बेटी प्रियंका का बर्थडे आ जाता है, जिसके लिए वो बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आता है। ये देखो दुर्गेश्वरी, ये हमारी बेटी प्रियंका के लिए है। कैसी लग रही है ड्रेस? बहुत प्यारी है जी। कहाँ से लेकर आए हो ये? शहर में सबसे बड़े डिजाइनर से बनवाई है, बहुत महंगी है। इसे संभाल कर रख दो, आज रात हमारी बेटी यही पहनेगी। मुखिया के कहने पर दुर्गेश्वरी उस ड्रेस को अपने कमरे में ले जाती है, लेकिन वह बाद में उसे रखकर ही भूल जाती है। जब शाम को दुर्गेश्वरी वो ड्रेस लेने अपने कमरे में आती है तो उसे ड्रेस कहीं नहीं मिलती। वो ये बात जब मुखिया को बताती है तो वो गुस्से से उन बेचारी 5 अनाथ बहनों को बुलाता है। सच सच बताओ, कहाँ गई वो महंगी सी ड्रेस? मुझे पता है तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियों के पास कभी जिंदगी में ऐसी ड्रेस नहीं आई होगी, तो इसीलिए तुमने ही वो चुराई है। मुखिया जी, हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं हैं। हम भला क्यों चुराएंगे कोई ड्रेस? अजी ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें तो अच्छे से मारना पीटना पड़ेगा। दुर्गेश्वरी और गांव का मुखिया दोनों मिलकर उन बेचारी 5 लड़कियों को बहुत बुरी तरह मारते हैं और उन्हें घर से भी निकाल देते हैं। वो 5 बहनें रोते रोते वहां से निकल जाती हैं और चलते चलते बहुत दूर जंगल में एक कुएं के पास पहुंचती हैं। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और यहाँ इतने अत्याचारी लोग हैं जिनके बीच हम रह नहीं सकते। हमारे जीने का कोई मकसद नहीं। चलो इस कुएं में कूदकर हम अपनी जान दे देते हैं। आंचल के साथ उसके पीछे पीछे उसकी सभी बहनें कुएं में कूद जाती हैं, लेकिन कुएं में कूदने के बाद भी वो बच जाती हैं। कुएं के अंदर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मेरे को पता चल गया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी औरत उन 5 को बहुत सुंदर गाउन देती है। ये कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई गाउन है। इसे पहनने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम इसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आबरा कडाबरा गिली गिली चू। उस बूढ़ी औरत के इतना कहते ही वो 5 अनाथ बहनें वापस से उसी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच जाती हैं, जिसमें उनकी माँ ने अपनी आखिरी सांस गिनी थी। ये तो हमारी झोपड़ी है। क्या जो वो बूढ़ी औरत कह रही थी अब सब कुछ सच है क्या? ये जो गाउन हमने पहने ये जादुई गाउन है? क्या पता, क्यों ना एक बार हम इससे कुछ मांग कर देखें। बहुत जोर से भूख लगी, काश अलग अलग प्रकार का खाना होता। चंदा के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वो 5 बहनें हैरान रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो सच में जादुई गाउन है। अब हम अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी स्वर्गीय माँ का ये झोपड़ी वाला घर एक बहुत सुंदर महल जैसे घर में बदल जाए। आराध्या के इतना कहते ही वो झोपड़ी एक महल जैसे घर में बदल जाती है। इसके बाद पंक्ति कहती है, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास इतने सारे पैसे हो कि फिर कभी हमें पैसों की जरूरत ही ना पड़े। पंक्ति के इतना कहते ही वहाँ बहुत सारे पैसों के बंडल प्रकट हो जाते हैं। अब वह 5 बहनें एक एक करके अपनी अपनी पसंद की चीज वहाँ प्रकट कर देती हैं, जिसके बाद अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह खुशी खुशी रहने लगती हैं। साथ ही वह गरीबों और जरूरतमंदों को मदद भी करती हैं। कुछ दिन बाद जब उन 5 बहनों के अमीर और जादुई कुएं के बारे में मुखिया को पता चलता है और वो भी बहुत अमीर होने के लिए जादुई कुएं के पास पहुंच जाता है। जब उन 5 फटीचर अनाथ लड़कियों को इतना कुछ मिल सकता है तो यहाँ से मुझे भी बहुत कुछ मिल सकता है। मैं भी इसके अंदर कूद कर देखता हूँ। लालची मुखिया उस कुएं में कूद तो जाता है, लेकिन इस कुएं से कभी बाहर आ नहीं पाता और ना ही गांव वालों को मुखिया का कोई नामो निशान मिलता। 3 अंग्रेजन जेठानी ने किया काली देवरानी का मेकअप। सावित्री बहुत देर से परेशान हो रही होती है। वो बार बार फोन उठाती है और फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके चलते वो अपने पति से कहती है, देख रहे हो ना आप, इन चारों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। मैं कब से परेशान हो रही हूँ।
इन चारों को मेरा फोन दिखाई नहीं देता है क्या? अरे भाग्यवान, परेशान क्यों होती हो? अमेरिका में बैठे हैं वो चारों। जरूरी थोड़े है कि हमेशा जब भी तुम कॉल करो तो उनका नेटवर्क लगेगा ही लगेगा। उन चारों को भी तो सोचना चाहिए ना कि उनकी माँ उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन उन चारों को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। भगवान, ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे भी। सावित्री ऐसा कह ही रही होती है कि तभी उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलने पर उसके चारों बेटे खड़े होते हैं। उन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो उन्हें गले से लगा लेती है। पूरे 3 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ, कहीं मेरा दिल निकलकर बाहर धड़कने ना लगे। अरे तुम चारों को अपनी माँ की याद नहीं आती? देखो तो जरा कितने कमजोर हो गए हो तुम चारों। माँ, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तो आपसे मिलने आए हैं। साथ में एक तोहफा भी लेकर आए हैं। तोहफा? कैसा तोहफा? सावित्री के चारों बेटों में से उसके 3 बड़े बेटे विलायत से विलायती बहू लेकर आते हैं। जैसे ही सावित्री अपनी विलायती बहू को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये तीनों लड़कियाँ कौन हैं? माँ, ये हमारी पत्नियां हैं। हम इन्हें शादी करके यहाँ लेकर आए हैं। हम तीनों भाई इन तीनों से बहुत प्यार करते हैं। भगवान, नास पीटो करम जलो। तुम्हें अब मैं क्या ही बोलूं। गए तो थे तुम अपने बाप पर ही हो, आखिर करनी तो अपनी मर्जी ही थी। अरे भाग्यवान, अब तुम इसमें हमें क्यों गेहूं में घुन की तरह घसीट रही हो? ये तुम्हारा ही नतीजा है। ये तुम्हारे ही बच्चे हैं जो आज इतने बिगड़ गए हैं। अपनी माँ की तो इन्हें एक नहीं सुननी होती। सावित्री ऐसा कह रही होती है कि तभी उनके तीनों बेटे उसे कोने में ले जाकर कहते हैं, अरे माँ, क्यों हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो? आपको दिखाई नहीं देता? ये तीनों कोई मामूली नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे टॉप अमीर लड़कियों में से हैं। क्या कहा? क्या ये विलायती परियां बहुत ज्यादा अमीर हैं? अरे बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा अमीर है, तभी तो हम तीनों ने इन तीनों से शादी की है। और माँ, आपने ही तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमारे लिए सबसे ज्यादा अमीर लड़कियां ढूंढ कर लाओगी। अब हम खुद ही सबसे ज्यादा अमीर लड़कियां ढूंढ कर लेकर आए हैं, साथ में खूब सारा पैसा भी लेकर आए हैं। अब तो हम बहुत ऐश करेंगे। पैसों का नाम सुनते ही सावित्री के मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है, जिसके चलते वो अपने बेटों को कुछ नहीं कहती और अपनी विलायती बहू को स्वीकार कर लेती है। लेकिन वहीं सावित्री का सबसे छोटा बेटा ध्रुव अभी तक कुंवारा होता है और वो उससे कहती है, ध्रुव बेटा, तू तो बहुत ज्यादा ही समझदार है। अच्छा हुआ तूने शादी नहीं करी। कम से कम एक तो लड़का होगा जिसकी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी। आजा बेटा, तू मेरे गले लग जा। सावित्री अपने छोटे बेटे को गले से लगा लेती है। माँ, बहुत दिनों बाद आपने मुझे ऐसे गले लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी सावित्री की तीनों विलायती बहुएं उसके पैर छूने लगती हैं। इनके अंदर इतने सारे संस्कार कहाँ से आए? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि विलायती होकर इंडियन संस्कार दिखा रही हैं ये गोरी मैम। प्रणाम माँ जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते माँ जी, आप बहुत ही प्यारी हो। माँ जी, आपके पैर दबा दो क्या? अरे बस 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 करो, मैं सब जानती हूँ। इन तीनों ने ही तुम्हें ये सारी शिक्षा दी होगी। चलो अब तुम तीनों जाओ अपने कमरों में आराम करो। मेरे तीनों बेटे तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देंगे। सावित्री के तीनों बेटे उन्हें उनके कमरे तक ले जाते हैं। उनके जाते ही ध्रुव अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल मैंने भी अपनी जिंदगी में लव मैरिज ही की है। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, बल्कि यहाँ से जाने से पहले ही मैं उससे शादी करके गया था, बस आपको बता नहीं पाया। ये सुनते ही सावित्री सबसे पहले ध्रुव से एक ही सवाल पूछती है, अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरे लिए कितने सारे सपने देख रही थी अभी यहाँ खड़े खड़े, और तूने एक पल में ही मेरे सारे सपने तोड़ डाले। और वैसे वो लड़की है कौन? माँ, कल मैं आपकी सबसे छोटी बहू को भी घर पर ले आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आज की रात में थोड़ा आराम कर लूं। कहा सावित्री ने एक सपना अपने छोटे बेटे के लिए देखा ही था। वो अब चूर-चूर हो चुका था, लेकिन सावित्री को इस बार भी यही उम्मीद थी कि उसका छोटा बेटा अमीर और सुंदर लड़की को ही घर पर लेकर आने वाला होगा। लेकिन ध्रुव एक काले रंग की लड़की को घर पर लेकर आता है, जो बहुत ही ज्यादा गरीब होती है। उसे देखते ही सावित्री आग बबूला हो जाती है। अरे बेटा, तेरी आंखें चौंधिया गई हैं क्या? अरे तुझे इस लड़की का काला रंग बिल्कुल भी नजर नहीं आता? इतनी काली लड़की से तूने शादी कैसे कर ली?
माँ, मैंने आपको बताया तो सही, मैं सलोनी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज के बाद हम इस घर में एक साथ रहेंगे। चलो सलोनी, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ध्रुव ऐसा कहकर अपनी पत्नी सलोनी को अपना कमरा दिखाने के लिए उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन तभी सावित्री रास्ते में खड़ी हो जाती है। इस कल्लो मैया को मैं अपने घर में आने नहीं दूंगी। अरे मैंने विलायती को जगह दे दी तो इसका मतलब क्या कोयले की खदान भी मेरे घर में ही घुसा दोगे? अरे माँ, आपको क्या हो गया है? आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आज से यही आपकी बहू है और इसके बाद आप कुछ नहीं कहोगी। ध्रुव अपनी पत्नी सलोनी को अपने कमरे में ले जाता है, जहां सलोनी अपने पति से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, माँ जी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आऊंगी। देखा उन्होंने किस तरह मुझसे बात की। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सलोनी के पहले दिन से ही सावित्री को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उसके ऊपर बहुत अत्याचार भी करती है। वहीं सोफिया, अलीना और अलीशा को शुरू में तो सलोनी के रंग से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन वो तीनों सलोनी का इतना अच्छा बर्ताव देखती हैं तो वो उन्हें अपनी देवरानी के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। अरे सलोनी, तुम्हें तो सारा खाना बनाना आता होगा, तुम हमें इंडियन खाना बनाना सिखाओगी क्या? हमें घर के सारे काम आते हैं लेकिन इंडियन खाना बनाना नहीं आता। बस हम इंडियन खाना बनाकर अपनी सास को खुश करना चाहते हैं। अरे हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं, मैं आपको इंडियन खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी, पर आपसे मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आप हमें अपने मेकअप से सुंदर बनाएंगी, है ना? आपको मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। देख लीजिए जेठानी जी, सौदा बड़ा महंगा है। अरे हाँ, क्यों नहीं, एक पल के लिए तो मैं घबरा ही गई थी देवरानी जी। सलोनी अपनी तीनों जेठानियों को इंडियन खाना बनाना सिखा देती है, जिसके बाद से वो तीनों मिलकर ही पूरे घर को अकेले ही संभालना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि वो अपनी देवरानी को किसी भी काम में हाथ भी नहीं लगाने देती और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं। उसे अपनी बहन की तरह बहुत ही लाड करती, कभी उसको कुछ बनाकर खिलाती तो कभी उसका मेकअप करती हैं, कभी उसे मेहंदी लगाकर अलग अलग डिजाइन दिखाती हैं। ये देखकर सावित्री को बहुत चिढ़ मचती है। मेरी विलायती बहू कुछ ज्यादा ही अपनी देवरानी का ख्याल रख रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इनके बीच में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। सावित्री एक तरफ अपनी तीनों गोरी विलायती बहू को भड़काती है तो वहीं वो दूसरी तरफ अपनी काली बहू को गोरी बहू के खिलाफ भड़काने लगती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसकी बहुएं एक दूसरे से जरा भी मनमुटाव नहीं रखती। जेठानी जी, माना कि मैं बहुत ज्यादा काली हूँ और मेरे रंग से काफी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं आप तीनों को हमेशा अपनी बहन की तरह ही मानूंगी। सलोनी के ये कहते ही उसकी तीनों अंग्रेजन जेठानी उसे गले से लगा लेती हैं। उनका ये प्यार देखकर सावित्री को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके चलते वो उनके पास आकर उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। रिश्तों की असली कदर करना तो तुमसे सीख रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम चारों के बीच में लड़ाई करवाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन नहीं करवा पाई। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सावित्री की चारों बहू उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो चारों अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।